ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपको पता है कि मिलर और यूरे का है। मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट है ये आपका। ठीक है। तो ये जो मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था, तो इसमें स्टेट द हाइपोथेसिस व्हिच एस मिलर ट्राई टू प्रूव इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ सेटअप गिवन अबव। किस हाइपोथेसिस को ये प्रूव कर रहे थे अपने इस एक्सपेरिमेंट से? ओपन हेल्डन थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन। हाँ जी, ओपन हेल्डन की केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो ये कहती है ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। ठीक है जी। यस सर। डेली हम सॉल्व कर रहे हैं हर चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन। और ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड सो मैनी बोर्ड सैम्पल पेपर्स एंड 3 से 4 बार हमने पेपर भी दे दिया आपका। आई थिंक तैयारी तो पूरी हो चुकी है आपकी। अभी से तैयारी पूरी हो चुकी है। करीबन आपका 4 से 5 दिन बाद भी टेस्ट लेना हो तो हम ले सकते हैं। एक तरह से फाइनल पेपर की तरह लेना हो तो यू मस्ट बी रेडी। तैयारी तो पहले ही कर दी जाती है, ठीक है, तैयारी करने का हम वेट नहीं करते। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्जर्व्ड बाय हिम इन द लिक्विड आफ्टर रनिंग द अबव एक्सपेरिमेंट। अमीनो एसिड्स। तो ऑर्गेनिक यस। अमीनो एसिड सिर्फ अमीनो एसिड नहीं थे उसमें, और क्या था इसके अलावा? शुगर भी तो थी। CO2। अमीनो एसिड कौन कौन से थे ये बता सकते हैं आप? कौन कौन से अमीनो एसिड वहां पे उसने, जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया था अपने इसमें, तो कौन से अमीनो एसिड उन्होंने ऑब्जर्व किए थे? बताइए। कौन से अमीनो एसिड को ऑब्जर्व किया था यूरी और मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में? उनका नाम क्या था? अमीनो एसिड था ये तो हमें पता है, तो शायद आप भूल गए। एलेनिन, ग्लाइसिन, याद आया कुछ? एन एस्पार्टिक एसिड। यस। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड। क्लियर है बात? तो ये तो उन्होंने ऑब्जर्व किए ही किए थे अपने प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, हो गया क्लियर? बताइए जल्दी से। यस सर। और कुछ यहाँ पे यस सर। कार्बोहाइड्रेट भी थी, सिंपल शुगर्स थी इसमें। ठीक है, तो इन्होंने इससे ये अंदाजा लगाया कि वाकई में सिंपल मॉलिक्यूल से जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने होंगे। और आपने पढ़ा था कि जब हमने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़कर ने बनाए थे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जुड़कर बनाया था कोएजरवेट, और कोएजरवेट से आगे चल के फिर पहली सेल बनी थी दुनिया की, ये हमने पढ़ा था। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है। क्योंकि आपको पता है कि केमिकल इवोल्यूशन जो सबसे पहले लाइफ बनी थी वो ओशियंस के अंदर बनी थी। ठीक है ना? A scientist यस सर। simulated a similar setup and added CH4 and NH3 and water vapor at 800 degrees Celsius. Which important component is missing in his experiment? कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिसिंग था इसमें? सर H2 गैस। H2 गैस। ये यहाँ पे लिखा नहीं है कि मतलब उन्होंने यूज नहीं किया। हाँ जी बोलिए। सर उन्होंने यूज नहीं किया। बट व्हाई दे नॉट यूज इट? ये भी आपको सोचना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज मिसिंग इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप बुक खोल के देखें और अपना नोट्स को उठाकर देखें जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें आपने जब ये यूरी और मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो आपने देखा था कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये जो
गैसेज आपस में रिएक्ट करके इन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए पहले, और उसके बाद फिर इन्होंने जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। क्लियर है? हो गया डन? ये बताइए इधर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ये आपको जो यहाँ पे दिया है, हाइड्रोजन गैस उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। यस आपको सर। सिर्फ ये पूछा है कि क्यों नहीं की, वो छोड़िए उस बात को। हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थी आपकी। ठीक है, लग गया पता आपको? क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पे है मौजूद NH3 में और CH4 में, तो डालने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बच्चों बात? ऑलरेडी इसमें है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक तो ये चीज होगी। नेक्स्ट ह्यूमन इवोल्यूशन पे एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन वाला जो केस बेस है। आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव एनिमल टू विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्कल्स A B C बिलोंग्स। तो अगर आपको ये देखें, ये जो आपको केस बेस क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आपको स्कल दिए गए हैं, ठीक है? स्कल को पहचानिए और इसका आंसर कीजिए। देखिए देखिए देखिए, आपको पढ़ाया हुआ है सारा कुछ, ठीक है? इनको देख के यस बताइए आप। सर। हम्म। सर ए ह्यूमन स्कल, बी चिंपैंजी, ओके, और सी जो है वो क्या ये आपके एनसीईआरटी में दिया अडल्ट है? चिंपैंजी का है, और बी बेबी चिंपैंजी का है। क्या ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, ये बताइए। यस सर। Yes, sir. हम्म। आपके एनसीईआरटी से उठा है ना क्वेश्चन ये, तो और कहीं जाने का है ही नहीं आपको। एनसीईआरटी की पिक्चर में दिया हुआ है। तो ए आपका क्या है? ये आप चिपैंजी स्कल बोल रहे हो ना, अडल्ट चिपैंजी, और ये बेबी चिपैंजी बोल रहे हो ना, यही है? सी आपने बेबी चिपैंजी बोला है, बोलो भाई। सब बी बेबी चिंपैंजी और सी अडल्ट है। हम्म। बेबी चिपैंजी है और सी क्या आपका अडल्ट चिपैंजी है। ओके, देन ये आपका अडल्ट चिपैंजी है, ठीक है, मान ली आपकी बात हमने। ओके, और ये आपका क्या है? ह्यूमन, क्या है? ह्यूमन स्कल है। ह्यूमन। ओके, आपको याद होना चाहिए, कैसे पता चला आपको ये चिपैंजी का स्कल है? क्या करेक्टर होता है जो हमारे स्कल और चिपैंजी के स्कल में फीचर अलग होता है? एक मैंने सर बेसिक जो आपको, जॉ होता है वो थोड़ा फॉरवर्ड होता है। क्या बोलते हैं उस जॉ को? वेरी गुड। उस जॉ का क्या मतलब मीनिंग होता है? आपको याद होना चाहिए, जब ये फेस आगे की तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगनेथस फेस। एक ऑर्थोगनेथस फेस होता है और एक होता है प्रोगनेथस फेस। इज दैट क्लियर? कुछ आपको याद आ रहा होगा, यस मैंने सर। आपको ये दो वर्ड लिखाए गए थे, ऑर्थो, एनसीईआरटी ने ये वर्ड यूज नहीं किया है कि ऑर्थोगनेथस फेस क्या होता है। ऑर्थोगनेथस फेस ह्यूमन बीइंग का होता है, मतलब फेस विद स्ट्रेट जॉ, फेस विद ए स्ट्रेट जॉ। लग गया पता? यस क्लियर? सर। तो इसमें इसका एग्जांपल है ह्यूमन। तो ह्यूमन का स्कल बिल्कुल बिल्कुल देखो सीधा है, बिल्कुल सीधा ऐसे है ना। बेबी चिपैंजी का भी देखो लगभग थोड़ा सा लगभग सेम होता है, बट जैसे ही वो ग्रो करता है तो देख सकते हैं अभी फेस आपका यहाँ पे और ये थोड़ा आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है ऐसे, ठीक है? तो ऐसे फेस को हम बोलते हैं प्रोगनेथस फेस। क्या बोलते हैं? प्रोगनेथस फेस। ओके, प्रोगनेथस फेस। प्रोगनेथस फेस मतलब फेस
विद प्रोट्रूडिंग जॉ। प्रोट्रूडिंग जॉ मतलब जिसमें जबड़ा जो है आपका बाहर की तरफ निकला हो, ठीक है, वो फेस की लाइन में सीधा ना आए। लगे बता, जॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेशली हम लोअर यस जॉ की बात सर। कर रहे हैं। लोअर जॉ हमारा जो है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, प्रोट्रूड करता है बाहर की तरफ वो। ठीक है, सभी को बात पता चल गई, ये तो पता ही है, पहले से मैंने आपको बताई थी, बट आप जस्ट भूल गए आप इस चीज को। ओके, विच टू अमंग देम रिजेंबल्स मोर क्लोजली, ये बताइए मुझे आप। ह्यूमन स्कल एंड बेबी चिंपैंजी। ह्यूमन स्कल एंड बेबी चिंपैंजी स्कल। क्लियर है, ये तो दिख ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये स्कल और ये स्कल मतलब देखने में ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। इज दैट क्लियर, सभी सहमत है इस बात से, बोलिए। Yes, sir. हाँ जी। तो नेम, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, नेम द एप लाइक एंड मैन लाइक प्राइमेट दैट एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर एगो। तो बताएंगे आप इसका आंसर क्या आएगा। एप लाइक, So ape-like is Dryopithecus and Ramapithecus is man-like. ओके, एप लाइक क्या था, ड्रायोपाइथिकस। Dryopithecus. ओके, ड्रायोपाइथिकस यूज्ड टू लिव ऑन द ट्री, है ना, इट्स वॉक Yes, लाइक sir. मंकी। एंड एर्बोरियल था ये, एर्बोरियल आपने पढ़ा भी होगा, एर्बोरियल। ओके, और जो मैन लाइक प्राइमेट था वो क्या था, Ramapithecus. रेमापाइथिकस। मतलब शुरुआत यहाँ से बोल रहे हो आप, रेमापाइथिकस। एडवर्ड ल्यूस ने ये डिस्कवर भी किया था, आपको मैंने बताया था कि एडवर्ड ल्यूस ने शिवालिक हिल्स इसको डिस्कवर किया था। एवरीथिंग इज गिवन बाय मी, ठीक है, मैंने आपको नोट्स में दिया था, शिवालिक हिल्स इसको डिस्कवर किया था इंडिया से। क्लियर, लाइन एनसीईआरटी की। तो ये था आपका क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, Darwin found the varieties of finches that is traveled to Galapagos Island and observed the variation in them. 1, 2, 3, and 4. What role does an individual organism play as per Darwin theory of natural selection? हाँ जी बोलिए। What role does individual organism play as per Darwin theory of natural selection? ये बताइए, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है डार्विन थ्योरी पे, ये आपको बताना है। क्या नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी होती है वो एक ऑर्गेनिज्म पे लागू होती है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, ये भी आपको तो देखना है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है क्योंकि नेचर जो है उसमें से सबसे फिटेस्ट को सिलेक्ट करती है। जी बिल्कुल, तभी तो कंपटीशन होगा ना आपस में। तो यस कंपटीशन तो सर। एक एक में थोड़ी होगा, एक कंपटीशन तो हमेशा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल का क्या रोल है, ये पूछ रहा है आपसे वो। तो उसको फिटेस्ट बनना पड़ता है या उसको नेचर के हम्म, हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है ताकि वो सरवाइव कर सके। हम्म। मतलब इसको कैसे लिखोगे आप, देखो आपको इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा, एज डार्विन, एज डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, एज पर डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, individual organism in a population, in a population is responsible for, ये ठीक है कि पूरी पॉपुलेशन पे एक्ट करता है, बट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तो एक ऑर्गेनिज्म ही लेके जाएगा ना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तो एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही जाएगी ना। फॉर पासिंग ऑन द वेरिएशन,
वेरिएशंस एंड फेवरेबल म्यूटेशन, वेरिएशंस और फेवरेबल म्यूटेशन कौन पास करता है टू नेक्स्ट जनरेशन? एक ऑर्गेनिज्म ही तो करेगा। लग गया आपको पता? इज दैट क्लियर? So, बाय द एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय द एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उस वेरिएशन को आगे ट्रांसफर करने में, और जो भी फेवरेबल वेरिएशंस हैं, फेवरेबल म्यूटेशंस हैं जो इंडिविजुअल को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, उनको पास तो एक इंडिविजुअल ही करेगा ना अपने आने वाली जनरेशन में। ठीक है, क्लियर? तो ये yes, एक इंडिविजुअल sir. ऑर्गेनिज्म का रोल है नेचर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ डिड डार्विन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिंचेस ऑन ऑन गलपागोस आइलैंड? हाउ डिड डार्विन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिंचेस ऑन गलपागोस आइलैंड? कैसे एक्सप्लेन किया उसने उसको? तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि भी एवरी बर्ड ऑन डिफरेंट आइलैंड ऑफ गलपागोस आइलैंड, different islands of Galapagos Island Galapagos Island, every bird on different island of Galapagos Island has different food habit, different food habit, has different food habit. सुन लिया आपने? Yes, sir. With different beak size, with different beak size. क्लियर है बात? Yes, sir. अब उनकी सबकी बीक अलग अलग थी, उन्होंने फूड हैबिट भी अपनी अलग अलग बना ली। कोई इंसेक्टिवोरस थी, कोई हर्बीवोरस थी, सीड को खाती है ना, और कोई वाबलर फिंच थी। आपने पढ़ा था टोटल 13 बर्ड्स थे वो गलपग Yes, आइलैंड में। sir. 13 स्पीसीज मैंने पढ़ाई थी आपको। 13, 6 उसमें से 6 उसमें से ट्री फिंचेस थी, 6 ग्राउंड फिंचेस थी, और एक वाबलर फिंच थी जो बुश में रहती थी। ठीक है, तो उनका सभी की जो अगर आप देखें, सभी की चोंच जो है, सभी की जो बीक का साइज है अलग अलग है। तो यही इनमें बेसिक डिफरेंस है। क्लियर? बिकॉज इनकी फीडिंग Yes, sir. हैबिटेट अलग अलग है, सबके अलग अलग है। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था कि हाउ डिड ही एक्सप्लेन, हाउ डिड ही एक्सप्लेन फिटनेस? ये जो फिटनेस वर्ड है उसने इसको क्या कैसे एक्सप्लेन किया? मतलब सीधी सी बात है, दोज ऑर्गेनिज्म which survive in which survive the brutal competition in nature, brutal competition and harsh environmental condition। ठीक है भी बच्चों? is called the fittest, is called the fittest organism in that area। और वही सरवाइव करेगा, बाकी सब मर जाएंगे। ठीक है, और उन्हीं की फिर प्रोजेनी आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे जिराफ का आपने पढ़ा था, लॉन्ग नेक जिराफ था, तो लॉन्ग नेक जिराफ आगे बढ़ता रहा, अब आने वाला जिराफ लॉन्ग नेक का ही होगा। सो कंडीशन is called this harsh environmental condition is called fittest organism, and it will increase their number, increase in number in that area, in that area। okay, Yes, sir. तो ये बेसिकली ये भी एक लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये
इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को कर दिया है। केस बेस्ड क्वेश्चन अब बहुत अच्छे रह चुके हैं, मतलब बहुत अच्छे हो चुके हैं अब बेसिकली। ठीक है, और बाकी भी सेकंड 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी ट्रिकी आ रहे हैं, वैसे ऐसे सीधे सीधे बहुत कम आ रहे हैं। तो कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी का है उसको केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की किसी भी डायग्राम को अपने इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो ये था। यस अब सर। नेक्स्ट आगे की केस बेस्ड की वीडियोस जो हैं वो हम डालते रहेंगे आपको, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स की जो भी है।